नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल पर। हम लोग रेलवे के द्वारा पिछले 10 साल में पूछे गए मैथ के सवाल का प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी सीरीज का ये 7वां वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 से शुरू करेंगे, है ना। नंबरिंग नहीं दिया गया है, 125 से हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल कह रहा है कि a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a, जहाँ a एक वास्तविक संख्या है। यह सत्य है क्योंकि योग का क्रम विनिमेयता का गुणधर्म है, शून्य का योगात्मक गुणधर्म है, योग का सहचर्य गुणधर्म है और योग का व्युत्क्रम गुणधर्म है। कौन सही होगा? तो यहाँ पर देखिए, जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, है ना। शून्य का योगात्मक गुणधर्म है, यानी कि शून्य में किसी संख्या को जोड़िए या फिर किसी संख्या में शून्य को जोड़िए, वो उसी संख्या के बराबर होता है। तो ये गुणधर्म किसका है? शून्य का योगात्मक गुणधर्म है ना। तो ये बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होगा? देखिए, कह रहा है एक संख्या n है, उसको 7 से भाग होने पर 3 शेषफल आता है। तो चेक कर लेते हैं। एक संख्या n है, इसको जब 7 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है नीचे वो 3 आता है। अब कह रहा है कि किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 होगा। अब यहाँ पर ये जो शेषफल 3 बचा, इसको 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 लाने के लिए इस 3 को कम से कम 7 होना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 7 होता तो एक बार में भाग लग जाता और कट के 0 आ जाता शेषफल, है ना। तो यहाँ पर कम से कम 7 होगा तब 0 आएगा शेषफल। तो 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसमें 4 जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि n में 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि n + 4 अगर करेंगे तब ये संख्या 7 से पूरा भाग हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? n + 4। 3 क्रमागत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर और उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुना करने पर 74 का योग होता है। तो बड़ी संख्या क्या है? देखिए, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि 3 लगातार संख्या लेना है। तो 3 लगातार संख्या क्या ले सकते हैं? अगर पहला संख्या x ले लें तो दूसरा संख्या x + 1 और तीसरा संख्या x + 2 ले सकते हैं। अब कह रहा है कि सभी में क्रमशः 2, 3 और 4 से गुना करने पर, यानी कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए और इसमें 4 से गुना कर दीजिए। आप कह रहा है ऐसा करने पर जब सभी को जोड़ते हैं तो 74 आता है, यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 74 आएगा। तो जोड़ करके देख लेते हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x + 3, 3x + 3 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x + 8, 4x + 8। तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, 3x, 4x कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9x हो गया। और ये कितना हो जा रहा है? 8 3 11, तो 9x + 11 हुआ, है ना। तो 9x और +11 हो रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका योगफल 74 हो रहा है। तो ये 74 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9x = क्या हो जाएगा? 11 इधर जाके घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो ये 9 से कट जाएगा 7 बार में, तो x = क्या हो जाएगा? 7 हो गया। तो x का वैल्यू 7 आया। तो मेरा आंसर 7 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या क्या हम लोग लिए थे? x + 2 लिए थे। पहला संख्या x लिए थे, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2। तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? x + 2 और x कितना आया था? 7। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखिए, कह रहा है यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? अगर कोई संख्या 4 से पूरा भाग हो रहा है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए सही होगा? तो देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि संख्या में इकाई के स्थान पर 0 होगा। तो ये देखिए 100% सही नहीं है, क्योंकि 4 से भाग होने के लिए इकाई स्थान पर 0 होना जरूरी नहीं है। जैसे देखिए, हम 24 ले लिए, ये भी तो 4 से भाग हो रहा है, तो लास्ट में 0 है क्या? नहीं है। तो 4 से भाग होने के लिए इकाई स्थान पर 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हम 20 ले लिए तो ये भी 4 से भाग है, तो 0 होने पर भी हो सकता है भाग, 0 नहीं होने पर भी भाग हो सकता है। इसका मतलब ये 100% सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन 100% सही नहीं हुआ। अब कह रहा है संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये भी गलत है। अगर कोई संख्या 4 से भाग हो रहा है तो इसके दोनों अंकों का योगफल भी 4 से भाग होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखिए 24 4 से भाग हो रहा है ना, तो इसके अंकों का योगफल 4 से भाग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। देखिए 4 और 2 6 हो रहा है, तो ये 4 से भाग नहीं हो रहा है, लेकिन 24 4 से भाग हो रहा है। तो संख्या के अंकों का योग 4 होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है संख्या 2 और 6 से विभाज्य होगी, तो ये भी गलत है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई संख्या 4 से विभाज्य हो रहा है तो वो 2 और 6 से भी विभाज्य हो। जैसे देखिए 6 से विभाज्य तो हो रहा है 18 भी, तो 18 4 से भाग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन भी गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन गलत है। अब कह रहा है
कि इसके अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ये आपका सही है। अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है तो इसका लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो रहा है तो 100% ये संख्या 4 से डिवाइड होगा। और 4 का डिविजिबिलिटी भी वही कहता है। 4 का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या का लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य होगा या फिर लास्ट का दोनों अंक 0 होगा तो संख्या 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है 100% सही है। ये सवाल देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ये 4 कथन में से कौन सा सही है वो पूछ रहा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो गलत हो गया। एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या जो है वो 2 से शुरू होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका 2 फैक्टर हो, 2 से कम भी नहीं 2 से ज्यादा भी नहीं, है ना। तो एक का तो एक ही फैक्टर होगा, केवल एक, है ना। इसलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। पहला अभाज्य संख्या जो है 2 होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है संख्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, तो ये देखिए आपका सही है। 2 ही एकमात्र संख्या है जो सम संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्या जो है वो विषम संख्या है। तो यही मेरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही है। फिर आगे देखिए कह रहा है 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्याएं हैं, तो देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो 1 और 20 के बीच में अगर अभाज्य संख्या देखें तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, और यहाँ कह रहा है 7। इसका मतलब ये भी गलत है ना। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, एक भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया, बी सही है। फिर कह रहा है कि यदि संख्या x अभाज्य संख्या है तो x + 1 हमेशा भाज्य होगा। देखिए कह रहा है अगर x जो है एक अभाज्य संख्या है तो x + 1 यानी कि उसका अगला संख्या जो भाज्य होगा, ऐसा हर जगह जरूरी नहीं है। देखिए 2 अभाज्य संख्या है ना, तो 2 के बाद अगला संख्या जो है 3, ये देखिए भाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या है ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी 100% सही नहीं है। तो जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। ये सवाल देखिए कह रहा है यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे। कह रहा है संख्या का वर्ग संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है, तो पहला ऑप्शन अगर लेते हैं 6, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो कह रहा है कि इसका 5 गुना से 6 अधिक है, तो 6 का 5 गुना करेंगे तो 30 होगा, और 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36 हो जा रहा है। तो यही ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड हो रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। दूसरा ऑप्शन अगर चेक करेंगे, देखिए कह रहा है संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा 64। तो कह रहा है ये जो संख्या का वर्ग है इस संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है, तो ऐसा है क्या 5 गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। उसी तरह से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखिए कह रहा है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n - 5n का अंतिम अंक सदैव होगा, यानी कि इसका अंतिम अंक सदैव क्या होगा। तो देखिए 6 का कोई भी पावर आप ले लेंगे तो हमेशा लास्ट में 6 ही आएगा, चाहे 6 का आप जितना बार भी पावर ले लीजिए, है ना। उसी प्रकार 5 का आप जितना भी पावर ले लीजिए हमेशा लास्ट में 5 ही आएगा, है ना। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करने से हमेशा 1 आएगा। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार है ना। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है जैसे p/q लिखा हुआ है, तो ऊपर कोई भी संख्या उससे हमको कोई मतलब नहीं। नीचे में जो संख्या है ना, नीचे में अगर 2 और 5 इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या नहीं आता है तब वो शांत दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव प्रसार होने का मतलब हुआ कि अगर p को q से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा कहीं ना कहीं जाकर के कट जाएगा, चाहे पॉइंट में जाकर के कटे चाहे पहले कटे, लेकिन कट जाएगा। और अशांत दशमलव प्रसार का मतलब हुआ कि जब p से q को डिवाइड करेंगे तो वो भाग लगता ही जाएगा, कभी नहीं पूरा शेष होगा, है ना। तो बिना भाग दिए हुए कैसे पता चलेगा कि कोई भी फ्रैक्शन जो है वो कट जाएगा कि पूरा भाग लगते जाएगा। तो उसी के लिए रूल है कि नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गया तो वो संख्या कभी भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। और अगर नीचे में यानी कि q के जगह में केवल और केवल 2 और 5 आता है तब वो संख्या पूरा पूरा कहीं ना कहीं कट जाएगा जाकर के। तो हमें वही चेक करना है। यहाँ कह रहा है कि शांत दशमलव प्रसार कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे कि नीचे में जो नंबर है किसमें केवल 2 और 5 है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो अगर पहला ऑप्शन को चेक करें तो पहला ऑप्शन देखिए है 77 और 210। तो अगर इसको सोल्व करें तो देखिए 7 बार में भाग हो रहा है, 11 7 77 और 30 7 210, है ना। अब ये जो नीचे 30 आया इसमें देखते हैं कि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है कि नहीं। तो 30 को अगर तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं,
30 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। 30 को जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी आ जा रहा है, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है। केवल 2 और 5 आएगा नीचे में तब शांत दशमलव प्रसार होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ, पहला ऑप्शन गलत हो गया, है ना। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन देखिए है 29/243। तो ये तो ऐसे ही लग रहा है कि अशांत है, क्योंकि ये तो कटेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर और भी है, तो ये तो ऐसे ऑप्शन नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन मेरा गलत हो गया, पहला और दूसरा। अब देखिए इसको चेक करते हैं, तीसरा ऑप्शन को 15/600। तो यहाँ पर देखिए इसको काट देंगे, 15 चौका 60, 40 बार में कट रहा है, तो नीचे 40 आ रहा है। तो देखते हैं इसमें 2 और 5 के अलावा और कुछ है क्या। तो इसको अगर फैक्टर करेंगे 40 को तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 और 5 आ रहा है ना, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यही जो है शांत दशमलव प्रसार है ना। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये सवाल भी देखिए उसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का हर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n है, जहां m और n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि हर में केवल 2 का कोई पावर और 5 का कोई पावर आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अभी बताए थे कि केवल 2 और 5 आता है तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है, और शांत दशमलव प्रसार को ही अनावृत्ति भी कहते हैं। तो अनावृत्ति या अनवसानी हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनवसानी या अनावृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं जब हर में केवल 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आता है। यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिलें मौजूद है और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद है, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। देखिए हर पैकेट में पेंसिल की संख्या समान है, और कह रहा है कि 96 पेंसिल है 12 पैकेट में। इसका मतलब हर पैकेट में कितना पेंसिल हुआ, 8 पेंसिल हुआ। एक पैकेट में 8 पेंसिल आ रहा है। अब कह रहा है कि 304 पेंसिल है तो कितना पैकेट इसके लिए लगेगा। तो 304 को 8 से भाग दे देंगे, है ना। तो जब 304 को 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से इसको भाग देंगे तो 8 3 24, बचेगा 6 और 4 उतरेगा 64 हो जाएगा, 8 8 64। तो 38 पैकेट लगेगा टोटल 304 पेंसिल के लिए। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये देखिए कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, केवल इकाई अंक को गुना करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक को गुना करेंगे। तो क्या होगा, देखिए 6 को 4 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24। तो 24 का केवल 4 लेना है ना। जैसे ही 2 अंक में आएगा तो छोड़ देना है, केवल इकाई अंक को लेना है। 4 आ गया, 4 को 8 में गुना करेंगे 32, फिर 32 का केवल 2 को लेना है। 2 को 4 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए जो 12 से विभाज्य है। 100 से 200 के बीच में जितना भी संख्या है 12 से भाग होने वाला, उन सभी को जोड़ना है। तो 100 और 200 के बीच में कौन कौन संख्या 12 से भाग होगा। तो देखिए सबसे जो पहला संख्या होगा वो 108 होगा, है ना। 108 जो है 12 से भाग हो रहा है। इसके बाद कौन होगा, तो 12 जोड़ते जाएंगे। तो 108 में 12 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये टेबल जाएगा 12 का। 120 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 132 होगा जो 12 से भाग होगा। फिर इसमें 12 जोड़ेंगे तो 144 होगा जो 12 से भाग होगा। फिर इसके बाद जो होगा 156 होगा, है ना। और 156 के बाद होगा 168 168। इसके बाद होगा 180 और इसके बाद होगा 192। ये सभी संख्या है 100 और 200 के बीच में जो 12 से भाग होगा। तो यही सभी को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। तो देखिए 2 और 8 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 और 8 30, 30 का 0 हुआ, हाथ में रहा 3, 9 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 4 32, 32 3 35, 35 2 37, 37 और हाथ में रहा था 3 40। तो 40 का फिर रहा 0, हाथ में रहा 4, 4 और 1 5, 1 6, 1 7, 8 9 10 11 12, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पहली 8 अभाज्य संख्याओं के योग को 7 से विभाजित करने पर किसके बराबर होगा। तो चेक कर लेते हैं पहला 8 अभाज्य संख्या क्या क्या होगा। तो पहला अभाज्य संख्या होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। तो देखिए यहाँ पर 8 अभाज्य संख्या हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो कह रहा इन सभी को जोड़ करके 7 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं। तो 9 और 7 16, 16 3 19 और 1 20, 20 7 27, 27 5 32, 32 और 3 35, 35 और 2 37, 37 का 7, हाथ में रहा 3,
3 और 1 4, 4 और 1 5 6 7 है ना, 7 हो जाए 77 हो गया। तो अब कह रहा है इसको 7 से भाग देने पर किसके बराबर होगा, तो इसको 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखिए कह रहा है x का वह न्यूनतम मान जिससे संख्या इतना प्लस इतना 8 से विभाज्य हो निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है। यानी कि x के जगह में इन चारों में से कौन सा संख्या रखें कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या होगा ये 8 से भाग हो जाएगा। और 8 से भाग होने के लिए क्या नियम है कि लास्ट का 3 अंक को भाग होना चाहिए। तो हम लास्ट के 3 ही अंक पर काम करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम केवल लास्ट का 3 अंक अगर जोड़ें तो लास्ट का 3 अंक देखिए यहाँ पर है 75x और यहाँ लास्ट का 3 क्या हो जाएगा 59x। अब देखिए कह रहा है कि इन चारों में से कौन संख्या x के जगह पर रखें कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वो 8 से भाग होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि न्यूनतम है ना, न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहले छोटा रख के देखते हैं, 1 को रखते हैं। तो देखिए अगर 1 को रखेंगे तो क्या होगा, 1 को रखेंगे x के जगह में तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 और 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 7 5 12 और 1 13। तो ये 8 से भाग हो रहा है क्या, तो 8 से भाग होने के लिए हम लास्ट के 3 अंक को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 से भाग देंगे तो 8 चौका 32 और बचेगा 2 और फिर 2 उतरेगा। तो देखिए 8 से भाग नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। अब 1 के बाद 2 रख के देखते हैं। चूंकि न्यूनतम संख्या पूछ रहा है तो सबसे पहले छोटा वैल्यू रखते हैं। तो अगर 2 रखें x के जगह में तो अगर यहाँ और यहाँ दोनों जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 9 और 5 14 के 4, हाथ में रहा 1, 7 5 12 और 1 13। तो अब देखते हैं कि ये 8 से भाग हो रहा है क्या। तो लास्ट का 3 अंक को चेक करते हैं। तो 8 चौका 32 बचेगा 2 और 4 8 3 24। देखिए 8 से भाग हो रहा है, इसका मतलब x के जगह पर जो न्यूनतम संख्या होगा वो 2 होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन 44 से पूर्णतः विभाज्य है। ये 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा संख्या है जो 44 से पूरा भाग होगा। तो देखिए 44 से भाग होने के लिए उस संख्या को 11 और 4 से भाग होना चाहिए, क्योंकि 11 गुना 4 44 होता है। तो जो संख्या 11 और 4 दोनों से भाग होगा वो 44 से भी भाग होगा। तो हमें चेक करना है 11 और 4 से कौन संख्या भाग हो रहा है। तो देखिए 4 से कैसे चेक करते हैं, तो 4 से कोई नंबर तभी भाग होता है जब उस संख्या का लास्ट का 2 अंक भाग होता है। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से भाग हो जाएगा तो ये पूरा संख्या भी 4 से भाग होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में अगर हम 4 से चेक करें तो लास्ट का 2 अंक देखिए इसमें भी 4 से भाग हो रहा है, इसमें भी भाग हो रहा है, इसमें भी भाग हो रहा है और इसमें भी भाग हो रहा है। तो 4 से तो सभी भाग हो रहा है। अब 11 से चेक करना पड़ेगा। तो 11 से कैसे चेक करते हैं, देखिए 11 से पहला ऑप्शन अगर चेक करें, पहला ऑप्शन है 1 5 5 2 3 2। तो ये संख्या 11 से भाग होगा कि नहीं, देखिए कैसे चेक करते हैं। एक एक अंक को छोड़ करके जोड़ेंगे। 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 हुआ, है ना। अब जो बाकी बचा उसको एक साथ जोड़ेंगे। तो 5 और 2 7, 7 और 2 9। देखिए ऊपर भी 9 आया, नीचे भी 9 आया। इस तरह से एक एक अंक छोड़ करके जोड़ने पर अगर दोनों बराबर आ जाए तब वो संख्या 11 से भाग होता है। या तो बराबर आ जाए ये दोनों, या फिर इन दोनों का डिफरेंट एक ऐसा नंबर आवे जो 11 से भाग हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर आया, इसका मतलब ये नंबर 11 से भाग होगा। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है ये 4 से भी भाग हो रहा है, 11 से भी भाग हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 44 से भी भाग होगा। तो पहला ऑप्शन भाग हो रहा है। और देखिए दूसरा ऑप्शन को अगर चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन है 1 5 5 2 4 8। तो ये 11 से भाग हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 1 और 5 6, 6 और 4 10 हो रहा है। बाकी को अगर जोड़ें तो 5 2 7, 7 और 8 15 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए नीचे 10 हो रहा है, ऊपर 15 हो रहा है। तो ये दोनों बराबर भी नहीं है और इन दोनों का डिफरेंट 11 से डिविजिबल भी नहीं है। इसका मतलब जो दूसरा ऑप्शन है ये 44 से भाग नहीं होगा, क्योंकि ये 11 से भाग नहीं है ना। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन है 1 5 6 9 4 4। तो 4 से तो ये भी भाग है। अब 11 से भाग है कि नहीं, तो देखिए 1 और 6 7, 7 और 4 11 हुआ। अब बाकी जो बचा 5 और 9 14, 14 और 4 18। तो देखिए ये दोनों बराबर भी नहीं है और इन दोनों का डिफरेंट 11 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग नहीं होगा, और ये 11 से भाग नहीं होगा तो 44 से भी भाग नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखिए जो लास्ट ऑप्शन बचा, लास्ट का ऑप्शन है 1 5 6 9 9 2। तो 4 से तो ये भी भाग हो रहा है, लेकिन 11 से भाग हो रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो 1 और 6 7, 7 और 9 16 हुआ, है ना। बाकी जो बचा तो 5 और 9 14, 14 और 2 16। तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर आ गया ना, इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग होगा, और ये 11 और 4 दोनों से भाग है तो 44 से भी भाग होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है 44 से भाग हो रहा है। तो पहला ऑप्शन भाग हो रहा है और चौथा ऑप्शन ए और डी भाग हो रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए और डी बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि यदि इसका वैल्यू 260 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। बहुत आसान सवाल है। 4 +
4 टू दी पावर n प्लस 5, इसका वैल्यू कितना है 260। तो देखिए इसको इधर लेके माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 4 टू दी पावर n प्लस 5 और ये 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 256। अब देखिए इधर है 4 का पावर n प्लस 5 और इधर देखिए 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर में कुछ ले सकते हैं। तो देखिए 4 का 4 पावर होता है 256, यानी कि 256 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए बेस बराबर हो गया, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो बेस अगर बराबर है तो हम पावर को भी बराबर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, n प्लस 5 इज इक्वल टू 4 कर सकते हैं। तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 4 करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू हमें पता चल गया -1। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो इसका वैल्यू निकालना है 5 टू दी पावर n प्लस 3 का। तो n के जगह पर -1 रख देंगे तो 5 -1 प्लस 3 हो जाएगा पावर में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। चूंकि +3 -1 है तो 2 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा।